जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। दुष्कर्म के शिकार लड़की और उसके परिजनों की पहचान अपने आप में संवेदनशील मसला है। आज हम इसी के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल बलात्कार के शिकार लड़की या महिला का नाम प्रचारित प्रकाशित करने से और उसके नाम को ज्ञात बनाने से संबंधित कोई अन्य मामला आईपीसी की धारा 228 के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376D के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिक करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता। ऐसे में बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के बाद कानून में बदलाव की जरूरत है। आखिर पीड़ित और परिजनों की पहचान सार्वजनिक करने पर कानून क्या कहता है, किन हालातों में पहचान बताई जा सकती है। ये तो थी रेप पीड़िता से जुड़ी पहचान से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। आप रेप पीड़िता से पहचान से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। रेप पीड़िता की पहचान से जुड़ा कोई भी कानून और उससे जुड़ी जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में प्रदीप जी। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कानून रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है। पूजा जी, हमारी सोसाइटी जो है आज भी जाने अनजाने में या बेबस होते हुए भी अगर किसी स्त्री के साथ किसी तरह का यौन उत्पीड़न हो जाता है तो उसको आज भी बुरी ही नजर से देखा जाता है। जानने वाली चीज ये है कि कई बार तो यहाँ तक होता है कि पेरेंट्स भी, जो माता पिता होते हैं, वो भी अपनी बेटी को अगर उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न हो जाता है वो भी उसको अपने साथ रखने में या उस बुरे समय के अंदर उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए ना समझते हुए और उससे अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं। उनका कहना यह होता है कि उनके ऊपर सोसाइटी का और आसपास के लोगों का इतना बड़ा स्टिग्मा हो जाएगा और छोटी कुछ जातें ऐसी हैं, कुछ जो रिमोट के एरियाज हैं हमारे देश के, उनमें तो यहाँ तक की है कि ऐसी स्थिति में उन लोगों का रहना तक उस गांव में या उस एरिया में मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, बहुत बड़ी एक ब्लॉट है, ब्लैक ब्लॉक बोलूंगा मैं इसको, काला धब्बा है जो सोसाइटी में अभी भी लोगों की मानसिकता ऐसी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी आदमी पीड़ित होने के लिए कभी भी अपने ऊपर अत्याचार होने के लिए अपने आप को कहीं पे सौंपेगा नहीं। किसी स्थिति में, कैसी भी स्थिति में, कई जगह पर बेबसता या कमजोरी या कोई अन्य कारण, अगर ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर किसी स्त्री के साथ, बच्ची के साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है तो ऐसे केस में हम सबका ये कानूनी तरह से भी और सामाजिक तौर पर भी हमारी एक ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि हम ऐसी स्थिति में उसका साथ दें, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसको प्रेरित करें कि कानूनी एक प्रक्रिया जो साथ चलेगी वो तो चलेगी। दंडित उसको करवाना ही करवाना है, लेकिन सामाजिक तौर पे, मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली, इमोशनली हमको ऐसी पीड़िता के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए ताकि वो अपने आने वाले समय के अंदर अपना जीवन अच्छा बना सके। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है और ये जिम्मेदारी, ये दायित्व हम सबका है सामाजिक तौर पर। अगर हम बात करें प्रदीप जी, जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है पीड़िता की, तो उनमें भी नाम का खुलासा क्यों जो है किया जाना चाहिए, कानून इसको लेकर क्या कहता है? पूजा जी, कानून के अंदर एक बहुत सुप्रीम कोर्ट की एक 2018 में जज सदन लोकूर थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, उनका एक जजमेंट था, उसका टाइटल है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर, उस जजमेंट के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बार किया था, मतलब रोका था किसी भी तरह का डिस्क्लोजर एक विक्टिम के लिए करने के लिए। उसने तो यहाँ तक भी कहा है कि मृत्यु के बाद भी किसी महिला के साथ अगर कोई दुष्कर्म हुआ है और ऐसी स्थिति में भी किसी को भी हमें उसका डिस्क्लोजर नहीं करना है, उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, उसके बारे में नहीं बताना है। इसके बारे में पूजा जी एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि आर्टिकल 21 है जो राइट डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए हमें बताता है, और साथ में राइट टू प्राइवेसी भी हमारा एक काफी अहम मुद्दा रहा है। समय समय पर हम इसके बारे में बात करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ चंद दिनों में कुछ केसेस के अंदर बहुत अहम तरीके से इसको लिया गया है कि राइट टू प्राइवेसी इसको लेके गया है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो हर आदमी का एक मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसको जो राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ केवल जिंदा आदमी के साथ ही नहीं है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ इवन आफ्टर डेथ है, मृत्यु के बाद भी आदमी को उतना ही सम्मान देकर होना चाहिए। आपको शायद याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना का काल चल रहा था, उस समय में मैं पर्टिकुलरली काफी एक्टिव था PIS लगाने के अंदर। मेरे ये लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर डेड बॉडी को मोर्चरी में पाइल अप किया हुआ। कोविड के जो वार्ड थे उसके अंदर भी डेड बॉडी कई जगह, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो पिक्चर और जो अन्य माध्यम है उनसे जो मेरे नॉलेज में आया था, तो उसमें PIL लगी और उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत अहम उसके अंदर डिसीजन आया और उसमें ये बात हेल्ड की गई कि जो राइट टू डिग्निटी है, राइट टू डिग्निटी आदमी के रहते रहते नहीं, उसके जीवन काल में नहीं, इवन आफ्टर हिज डेथ है। तो जिस तरह का एक जिंदा आदमी के साथ जिंदा आदमी जो एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उसके राइट्स हैं, वो वहां खत्म नहीं हो जाते, वो उसकी मृत्यु के बाद भी रहते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल डिस्क्लोजर, किसी भी तरह का आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस बात को पब्लिक नोटिस में नहीं लाएंगे, उसकी आइडेंटिटी, पीड़िता की आइडेंटिटी के बारे में उसकी डेथ के बाद भी। ठीक है जी, प्रदीप जी आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपसे समझना चाहेंगे, IPC और पॉक्सो कानून में रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने के जो प्रावधान हैं वो क्या कहते हैं? वो प्रावधान सर कौन से हैं? पूजा जी, जो पॉक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो बच्चियां 18 साल से कम की उम्र के हैं, जो अभी जिनको हम कहेंगे कि मैरिजेबल एज नहीं है जिनकी, वो बच्चे पॉक्सो के अंदर कवर होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कल परसों का ही एग्जांपल है। सूरत की कोर्ट में एक जज साहब ने एक गुजरात का इंसिडेंट है सूरत का, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक 5 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ उसको मृत्यु आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और उस एक्यूज ने उस जज के ऊपर चप्पल फेंक दी। तो ये तो ठीक है, क्योंकि उसे मालूम है इस तरह की एक्टिविटीज कुछ लोग करते हैं, शर्मनाक एक्टिविटीज हैं ऐसी। पॉक्सो के अंदर सेक्शन 23 है जो प्रोहिबिट करती है कि आप किसी भी तरह का डिस्क्लोजर नहीं करेंगे विदाउट कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगा। इसी तरह जो सेक्शन 228A IPC का है, वो भी यही कहता है कि आप इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्क्लोजर नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर। सिर्फ स्पेशल कोर्ट्स के पास ये पावर होती है, क्योंकि पॉक्सो के और 376 जो रेप केसेस होते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, और उन्हीं के अंदर ये प्रावधान है कि आप अगर किसी पीड़िता का अगर कोई डिस्क्लोजर करना चाहेंगे, उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, तो उसमें वो टोटल बैन है डिस्क्लोजर, जब तक कि आपके पास पूरी ऑथेंटिक एंड
कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आप नहीं कर सकते। जो पावर है वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट के जज के पास पावर है। अगर वो ये एक किसी स्टेज पे अगर ये हो भी जाता है कि भाई आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ जो स्पेशल कोर्ट के जजेस हैं उनको ही पावर है कि वो इसके बारे में निर्देश दे सके। लेकिन जो वो निर्देश देंगे, जो ऑर्डर भी देंगे इस बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में, वो रीजन होना चाहिए। आपको अपना रीजन देना पड़ेगा कि आपने ये जो ऑर्डर किया, जो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी के बारे में आपने बताया, जो परमिशन दी आपने, तो क्या आधार थे, क्या रीजन थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस थे। ये ऐसी क्या स्थिति थी कि आपको ऐसा ऑर्डर करना पड़ा कि आपने अलाउ किया किसी को भी, चाहे वो मीडिया हो या पुलिस हो या कोई और हो, चाहे इंडिविजुअल हो, आप किसी भी सूरत में आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो स्पेशल, अगर स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने अगर कोई उसके बारे में निर्णय दिया है तो उन्हें भी वेल एक्सप्लेन डिटेल्ड एक ऑर्डर पास करना होगा जिसमें सारी स्थितियां बतानी पड़ेंगी कि ऐसी स्थिति में इन सर्कमस्टांसेस के अंदर मैंने ये ऑर्डर किया है। प्रदीप जी, बताया आपने बहुत ही जानकारी देते हुए कि क्या कुछ जो है सर्कमस्टांसेस इसमें मद्देनजर रखे जाते हैं। अब आईपीसी और अगर जब हम बात कर रहे हैं पॉक्सो की, तो उसमें सजा और जो जुर्माने का प्रावधान है वो क्या है सर? कितनी सजा और कितना जुर्माना इसमें आता है? जी पूजा जी, जैसे कि मैंने अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉक्सो में सेक्शन 23 होती है, सेक्शन 23 जो पॉक्सो का है, ये चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। इसमें किसी भी सूरत में 6 महीने से कम की अगर कोई डिस्क्लोजर ऐसा कर देता है, किसी के नाम का उजागर कर देता है, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देता है, ऐसी स्थिति पे उसको 6 महीने से कम की सजा नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जो पनिशमेंट है, इसके लिए सजा है, कम से कम 6 महीने, नॉट लेसर देन 6 मंथ का मतलब 6 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और प्लस में फाइन भी हो सकता है और प्लस में बोथ भी है। ये तो रहा 23 सेक्शन 23 पॉक्सो। अब हम बात करेंगे सेक्शन 228 आईपीसी की। इसमें भी जो सेक्शंस होते हैं, जैसे रेप, इवन आफ्टर कोई महिला अगर जब मेजोरिटी अटेन कर लेती है, मेजर हो जाती है, तो उस समय में भी, क्योंकि पॉक्सो के अंदर जो सेक्शंस हैं वो बिलो द एज ऑफ 18 है, आफ्टरवर्ड्स एक जनरल आईपीसी में आ जाता है, इंडियन पीनल कोड के अंदर आता है। उसमें 376 सेक्शन है और 376 ए बी सी डी यहाँ तक हम जाते हैं। अगर इस तरह का कोई किसी महिला के साथ कोई यौन उत्पीड़न हुआ और उसकी आइडेंटिटी किसी ने डिस्क्लोज कर दी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको कम से कम 2 साल की सजा प्लस फाइन का प्रोविजन है। बिल्कुल अहम जानकारी आपने बताई कि कितना उसमें जो है सजा का प्रावधान रखा गया है। और भी आपसे प्रदीप जानकारियां लेंगे बलात्कार पीड़िता को लेकर, उसके शिकार को लेकर क्या कुछ जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपसे जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को खांसी मजाक से खास जड़ी बूटी बना पेट सफा आयुर्वेदिक आज ही है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी का लीगल हेल्पलाइन में। आज हम बात कर रहे हैं बलात्कार पीड़िता की पहचान को लेकर क्या कुछ
कानूनी प्रावधान है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या बलात्कार का शिकार किसी नाबालिग की पहचान उसके माता पिता की सहमति से उजागर किया जा सकता है? इसकी क्या प्रक्रिया है और क्या परिजनों को किसी अदालत से इसको लेकर आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन वगैरह कुछ होता है? पूजा जी, अभी मैंने आपको बताया है निपुर सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस नूपुर का जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, निपुर सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अभी 2018 में पास हुआ था, उसमें जो बैन है वो टोटल बैन है, टोटल डिस्क्लोजर है कि बैन है। आप किसी भी तरह का उसके अंदर डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, चाहे वो माता पिता हो या कोई और हो। लेकिन पूजा जी, एक बात देखी गई है, आपको शायद याद होगा, बहुत रिसेंट एक एग्जांपल है हमारे पास, निर्भया का जो एपिसोड हुआ था। निर्भया एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि उसके पेरेंट्स जो निर्भया के थे काफी मीडिया में टाइम टू टाइम आते रहते थे और उसके बारे में चर्चा करते रहते थे। तो सोसाइटी में हर पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां तक लीगल बात है, जहां तक लॉ इन्वॉल्व है, किसी भी तरह का डिस्क्लोजर, यहाँ तक कि पुलिस हो या कोई दूसरा है वो हो, उसमें भी किसी भी तरह का जो डिस्क्लोजर है वो बैन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है डिस्क्लोजर ऑफ एनी टाइप बाय एनीवन, तो वो जो प्राइवेट पर्सन हो या किसी, लेकिन हाँ, जैसा भी हमने सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो और सेक्शन 228A आईपीसी के बारे में अभी अपन ने बात करी और मैंने आपको बताया, उसके अंदर डिस्क्लोजर की एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है, वो है परमिशन फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट के पास पावर्स है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्पेशल कोर्ट भी यूजुअली जनरल कंडीशंस के अंदर, जब तक कि कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे, उस स्थिति में वो कभी परमिशन देंगे नहीं। और अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो जज साहब को वेल डिफाइंड, एक वेल एक्सप्लेन्ड कंप्लीट ऑर्डर विद डेफिनेट रीजंस, क्या क्या कारण रहे, किन सर्कमस्टांसेस में क्या फैक्ट्स थे, क्या आवश्यकता थी ऐसी जगह पर, वो एक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्लेन बिना, उन्हीं के पास सिर्फ पावर है, उन्हीं के कहने के ऊपर, उन्हीं के ऑर्डर के माध्यम से आप उसकी पीड़िता की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसमें मीडिया रिपोर्टिंग के संदर्भ में बात करें तो रेप पीड़िता की पहचान पर उसका क्या कुछ प्रावधान होता है? यौन हिंसा से बच्चों का जो संरक्षण कानून है उसकी धारा 23 में यौन हिंसा के शिकार बच्चों से संबंधित मामलों की खबरें मीडिया के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है, उसके बारे में जानकारी चाहेंगे। कुदरती मीडिया क्या, अभी आपको कुछ याद होगा, कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, मतलब कुछ महीने पहले ही एक जजमेंट पास किया था पॉक्सो के केस, और वो जस्टिस थी जस्टिस पुष्पा, अगर मैं ठीक से नाम ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ, पुष्पा गनेडी वाला, कुछ ऐसा नाम था उनका, गनेडी वाला वो जज थी। वो अभी नई जज अपॉइंट हुई थी, क्योंकि पूजा जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब हाई कोर्ट से जजेस अपॉइंट होते हैं तो पहले वो एडिशनल जजेस होते हैं, उसके बाद उनके काम को देखते हुए उनका कंफर्मेशन किया जाता है और फिर वो परमानेंट जजेस होते हैं। तो जब इन जस्टिस पुष्पा गनेडी वाला ने पॉक्सो के अंदर एक जजमेंट दिया था अभी रिसेंटली, उसमें एक एक्यूज को के पक्ष में इन्होंने एक जजमेंट दे दिया था, और उसमें इनके अनुसार, उस जजमेंट के अनुसार, जिसको कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था, उस जजमेंट पे रोक लगा दी थी। उसमें इन्होंने ये कहा था कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, मतलब कि जब तक, क्योंकि पॉक्सो में आप जानते हैं इवन फॉलोइंग, स्टॉकिंग या टच करना, इनएप्रोप्रिएटली टच करना या इवन भद्दे कमेंट्स पास करना, ये सब चीजें पॉक्सो में आ जाते हैं। अब इन्होंने जो जजमेंट दिया उसके अंदर इन्होंने बात कर दी कि स्किन टू स्किन अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा तो वो अपराध नहीं हुआ। उस जजमेंट को भी फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया कि ये आपने गलत जजमेंट दिया है, ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो एक तरह से वो लॉ बन जाता है, उसका रेफरेंस फिर आगे तक चलता है। तो उनका इम्पैक्ट यहाँ तक हुआ कि इन जज साहिबा को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म
इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो ये तो मैं कहना, ये सब बातें मैं आपको जब बता रहा हूं तो मेरे कहने का मकसद एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक अपने जज के खिलाफ, जज हाई कोर्ट के खिलाफ भी इतना स्ट्रिक्ट अगर एक्शन ले सकती है, तो वो मीडिया हो, पुलिस हो, कोई दूसरा ऑफिशियल हो, अधिकारी हो, सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, उनको आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पर एकदम प्रतिबंध लगा हुआ है। आप किसी तरह की आइडेंटिटी पे इसको पीड़िता के लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसीलिए जो है इतना जो स्ट्रिक्टनेस है इसको लेकर बनी हुई है, और हम देखते हैं कि अक्सर जो है इस तरीके की चीजें इसमें निकल कर सामने आती है। प्रदीप जी, एक और सवाल ये है कि कोर्ट ने ये कहा था कि केस से जुड़े जो दस्तावेज है जिन जिन विभागों और अधिकारियों के सामने पहुंचते हैं, उनका फर्ज है कि वो पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखे, जिन रिपोर्टरों के पास पीड़िता का नाम उजागर करना हो या उन्हें सीलबंद ढंग से जांच एजेंसियों तक पहुंचाना हो, इसके बारे में बताएं। उदय जी, प्रक्रिया ये है, कभी भी जब भी कोई एक इंसिडेंस होता है, एक वाकया होता है किसी के साथ, गलत रेप पीड़िता के साथ या पॉक्सो के अंदर जब भी कोई इंसिडेंस हुआ, उसकी पहली इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? उसके ऊपर जो पहली इंफॉर्मेशन जाएगी वो वहां से पुलिस स्टेशन में, जिसकी जुरिडिक्शन है। उस पुलिस जुरिडिक्शन में अगर प्रमा फसाई पुलिस ये पाती है कि हाँ ये केस है, वाकई में किसी महिला के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार हुआ है या ऐसा कोई एक्ट हुआ है, तो उसके अगेंस्ट उनको एक FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। FIR जब लॉन्च करेंगे, ऑब्वियसली पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आस पड़ोस से, इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि उसके बारे में सच्चाई को उजागर करना। उजागर करने के लिए पुलिस को आस पड़ोस वालों से, स्कूल में या फ्रेंड सर्कल में या पेरेंट से, रिलेटिव से, हर जगह से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास उस पीड़िता का असली नाम सामने आई जाता है, वो डिस्क्लोजर उनके पास तो होता है। पुलिस कैसे काम करती है सब लोग जानते हैं। तो कोर्ट ने इसीलिए, जब मैंने अभी वो जजमेंट का नाम फिर मैं बताऊंगा, एक और जजमेंट में बताता हूँ, एक और केस काफी फेमस था, कथुआ रेप केस, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कुछ दिन जम्मू एंड कश्मीर में रेप केस हुआ था। उसमें भी 228 में, सेक्शन 228 में जो डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम थी, रेप पीड़िता की जो आइडेंटिटी थी, उसको रोकने के लिए कोर्ट ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया था कि आप इसकी डिस्क्लोज नहीं करेंगे आइडेंटिटी को, क्योंकि उस केस में भी आपको याद होगा कि एक पॉलिटिकल हायर, सो कॉल्ड हायर थे, और तो किसी भी तरह का प्रेशर लाड़ी, और अल्टीमेटली जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमारी सोसाइटी में आज भी माइंडसेट यही है, सोच यही है कि ये नहीं देखते कि उस बच्ची के ऊपर क्या गुजर रही होगी, लेकिन इतनी बदनामी के डर से ही या सोशल, इसीलिए इतना कड़ा जो कानून है और बनाया गया है, लेकिन मानसिकता बदलने की भी जरूरत है, जैसे आपने भी जिक्र किया। बहुत शुक्रिया प्रदीप शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए और हेल्पलाइन के जरिए जो तमाम जानकारियां थी वो भी साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनत कश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडीय आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार, दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार।
उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगी भी दी, अपने खुद के घर का आपातकाल भी देखा। उच्चेदी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजातों से लेकर तहती समाज की दीवार तक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 125 करोड़ लोगों को संजो कर रखा। देखिए हमारे साथ उसी लोकतंत्र हर आवाज। बात जब खबरों की तो सिर्फ बापू से विश्लेषण नहीं, जाना है देश की बात। जिंदगी को उसी के घर में रखना है, उसकी झूठ देश के सामने ले जाना है देश की बात। किसके इशारे पर लग रहे हैं नारे? ये जनता की आवाज। खबरों का पूरा सच है देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करने हर सेनानी की उम्मीद थी। उस लोकतंत्र ने अपने वजूद के लिए जंगी भी दी, अपने खुद के घर का आपातकाल भी देखा। उच्चेदी आंदोलन से 16 साल की भूख हड़ताल तक, मजातों से लेकर यूपी उत्तराखंड के रण में उतरे बीजेपी के दिग्गज पीएम मोदी ने हल्द्वानी को दी अरबों की सौगात। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। उधर पश्चिमी यूपी में विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। लखनऊ में चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यूपी के सभी दलों ने समय पर चुनाव की मांग की। बुजुर्गों दिव्यांगों को घर से वोट की सुविधा। वहीं मतदान का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। महात्मा गांधी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से किया गिरफ्तार। उधर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। 22 राज्यों में फैला वेरिएंट, संख्या बढ़कर हुई 961। उधर पंजाब भी आया ओमिक्रॉन की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली मुंबई के केसों पर जताई चिंता। वहीं मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। नमस्कार, पक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास बुलेटिन की। चुनावी मौसम में फिर सियासी जुबानी हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, लेकिन विपक्ष को तो गन्ने का पता ही नहीं है। इनके शासनकाल में गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नई प्रकार की प्रयोगशाला या लैब बनाई है। सपा की लैब का मतलब है एल से लूट, ए से आतंकवाद और बी से भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार ने 15 साल राज किया। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत खराब कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पलायन होने लगे थे। आज पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं। जनता को डरने की जरूरत नहीं। उधर सपा ने शाह पर पलटवार किया है। सपा
सपा ने कहा है कि बीजेपी को किसानों की सुध नहीं है। चुनावी मौसम में वे किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान किसानों की मौतें हुई, इसका कौन जिम्मेदार है? पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और अब किसान पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है और आरएलडी के साथ चुनावी समझौता करके बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में है। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार खास तोहफे दे चुकी है और कृषि कानून को वापस करके उन्हें अपने पाले में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन लखीमपुर मामले ने कहीं न कहीं बीजेपी को किसानों के सामने कमजोर कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये होता है कि किसानों का असल हिमायती कौन है? इसके राज में किसान फले फूले, गन्ना किसानों के हित में कौन सरकार रक्षा कर रही है? क्या किसानों के हित की बात करना चुनावी मौसम की मजबूरी है? इन सब तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कर इसरो वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम। ये से होता है आतंकवाद। आप यहाँ पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे, यहाँ पर गन्ने का काम है। अमित शाह जी को उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की स्थिति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर उनकी स्थिति अच्छी होती और उनका भुगतान किया गया होता तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आंदोलनरत नहीं होते। और देश का सबसे ऐतिहासिक किसानों का जो आंदोलन था उसमें गन्ना किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। चुनावों के मद्देनजर जो जुबानी जंग है वो तेज होती जा रही है। आज अमित शाह पहुंचे थे मुरादाबाद, यहाँ पर भी उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना करते हैं, हम सिर्फ गन्ना करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव है अब ये गन्ना और जिन्ना पर आकर थमते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अपनी रैलियों में, जनसभाओं में कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को ज्यादा उजागर कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता किसका साथ देती है, क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है और जिस तरीके से जो जुबानी जंग है वो भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जनसभाओं में पहुंचकर तमाम बड़े नेता, फिर बात चाहे अमित शाह की करें, हम नरेंद्र मोदी की करें या योगी आदित्यनाथ की करें या फिर अखिलेश यादव की करें, सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि अमित शाह जब पहुंचे थे मुरादाबाद, तो खासतौर से पश्चिमी यूपी को साधने की उनकी पूरी कोशिश थी और उनका कहना था कि गन्नों का भुगतान किया है उनकी सरकार ने और अखिलेश यादव की सरकार में किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तमाम इस तरह की बातें उनके जरिए आज कही गई हैं और साथ ही साथ सपा ने भी इस पर पलटवार किया है। उसका कहना है कि मौजूदा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, अगर किया होता तो ये किसान आंदोलनरत नहीं होते, वे आंदोलन नहीं करते। वहीं तमाम पार्टियां अपनी जीत का दम भर रही हैं और जनता को रिझाने में लगी हुई हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाहिद जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। इसके अलावा शौकत अली सपा नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले शौकत अली जी आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से लगातार चुनावी मंच से बीजेपी के तमाम नेता आप लोगों के ऊपर बरस रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप लोग जिन्ना करते हैं और गन्ना हम करते हैं और गन्ने का भुगतान हमने किया है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आज अमित शाह एक बार फिर दिखाई दिए हैं। शौकत अली जी क्या कहेंगे?
प्रदेश की जनता जब इनके समक्ष आती है और इनके मंच के सामने बैठती है तो ये उम्मीद लगाकर खड़ी होती है कि उत्तर प्रदेश का देश का गृह मंत्री आज हमारे समक्ष है। हो सकता हो हमारे लिए कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करे, हमारी जो देश की योजना है, उत्तर प्रदेश की योजना है, वो बताने का काम करेगा। बड़ी आस, बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से उत्तर प्रदेश की जनता उनको देख रही होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को पिछली चीजें याद दिलाने लगे। अरे वो फलाने ऐसा करके चले गए थे, उन्होंने ऐसा कर दिया। उत्तर प्रदेश की जनता कहती, महाराज हम आपको सुनकर ये जानने आए हैं कि आपने हमारे लिए कौन सी योजनाएं चलाई हैं जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमें उत्तर प्रदेश की सरकार का लाभ मिलेगा। हम ये सुनने आए हैं, हम ये सुनने नहीं आए कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ था, फलाने की सरकार में क्या हुआ था, ढिमेकी की सरकार में क्या हुआ था। आपने उत्तर प्रदेश की सरहदी पे क्या किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम करिए। इसलिए हमने आपको नहीं चुना था कि आप हमको पूर्ववर्ती सरकारों की बातें बताइएगा। पूर्ववर्ती सरकार हमें पसंद नहीं, हमने उनको नहीं चुना। हमने आपको विश्वास देकर के चुना था, मत देकर इसलिए चुना था कि आप कुछ अच्छा करोगे। लेकिन हे बाबू महाराज, आपको हमको पूर्ववर्ती चीजें बताने का काम करते हैं, यानी आप हमको गुमराह करने का काम करते हैं, हमें ठगने का काम करते हैं। 4.5 वर्ष हो गए राज्य की सरकार का, लगभग 5 वर्ष हो गया और 7 वर्ष हो गए केंद्र की सरकार का। महाराज आपने किया क्या, ये बताइए। मंच पे खड़े होके टीवी पे लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि 90% करने का भुगतान किया है उनकी सरकार ने। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांगने के लिए लाठियां खा रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी में, और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में रामराज्य चल रहा, किसी को नौकरी आवश्यकता नहीं है। लोग नौकरियां छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने लाइन लगाए खड़े हुए हैं कि हे महाराज हमारे घर में नौकरियों का भरमार है, 2-4 आप वापस ले लीजिए। ऐसे उत्तर प्रदेश के युवा लाइन लगा खड़े हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठियां मार मार के भगा रही है कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम नौकरी आपकी वापस नहीं ले पाएंगे। ये आनंद उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहले नौकरियां दी जाती थी, अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर लाठियां दी जा रही। पहले एग्जाम करते थे, अब गला दबाया जाता है। अश्विनी शाही जी से पूछ लेते हैं। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे, जैसे कि हमने देखा शौकत अली भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब यहाँ के युवाओं को लाठियां दी जा रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और साथ ही साथ आज ये भी जानना चाहूंगी अमित शाह ने जिस तरीके से अपने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है, आज पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश रही है मुरादाबाद में आज उनकी, इस पर भी जवाब चाहूंगी। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे? जयरा जी देखिए, शौकत भाई जो है किस तरीके से बौखलाए हुए लग रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है कि 2017 के पहले सारे युवा नौकरी कर रहे हैं। सारी लेखपाल शौकत भाई भी कहीं असिस्टेंट इंजीनियर थे और मैं भी एसडीएम लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और 2017 के बाद बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये कहीं 2 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए ये लोग, और आज ये बात कर रहे हैं कि लाठियां पड़ रही है। अरे हमने तो कम से कम बोल के 4.5 लाख से ऊपर नौकरियां दी, रोजगार हमने दिया, उस पर हम बता चुके हैं। कई बार हम जयरा जी आपसे बहस कर चुके हैं। आज गन्ने और पश्चिम की बात हो रही है तो मैं उस पर भी बताना चाहूंगा। इनके एक नेता अभी ओपनिंग रिमार्क में कह रहे थे, तो कुछ दिन पहले तक कांग्रेस का पंजा लेकर घूम रहे थे, आज वो साइकिल पर आए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी को पश्चिम के बारे में जानकारी नहीं है। अरे शौकत जी, जितनी राजनीति आपकी नहीं होगी उससे ज्यादा माननीय अमित शाह जी पूरे उत्तर प्रदेश का कोना कोना छान मारे हैं। वो प्रभारी हुआ करते थे यहाँ के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले, ये भी सफाइयों को पता होना चाहिए। और ये बहुत दावे के साथ मैं कहता हूँ जयरा जी, इन लोगों ने 4000 करोड़ रुपया भी नहीं भुगतान किया था। हम लोगों ने 4.5 साल, अभी 4.25 साल हो रहा है, 143 करोड़ से ऊपर का गन्ने का भुगतान कर दिया है। उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। गन्ने में अभी जो जिन्ना उन्होंने जोड़ा हो तो मैं बाद में आऊंगा। गन्ने से चीनी बनाने के अलावा एथेनॉल बनाने का काम कौन करवा रहा है? योगी सरकार करवा रही है। वो कहाँ काम आ रहा है? आज पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिले हुए तेल बिक रहे हैं। एथेनॉल कहाँ से आ रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इन लोगों की सोच बहुत कुंद है, और ये हम तो गन्ने की बात ही कर रहे हैं। गन्ने से लाइट जलाएंगे, गन्ने से हम गाड़ी चलवाएंगे, और ये लोग जिन्ना करेंगे, जिन्ना करेंगे, और पता चला कि कानपुर में रुपया बटोरा जाएगा। इनका यही है, वो समाजवादी इधर की दुर्गंध फैल रही है, और ये लोग हर मुद्दे पर फेल है। हाँ, एक मुद्दा जरूर इनका जागृत है। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए थे उसके पहले अखिलेश जी झंडा लेकर खड़े थे, आइए आइए मुझे पता था आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है यहाँ। इन लोग इस पर माहिर हैं, तो इनको इसके लिए कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में सबका साथ सबका
विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जायरा जी। लेकिन अश्विनी शाही जी, सिर्फ गन्ना और जिन्ना पर ही आकर के ये जो जनसभाएं हैं ये क्यों हमें देखने को मिलती हैं? क्यों और अहम मुद्दे नहीं है? महंगाई का मुद्दा नहीं है क्या? विकास का मुद्दा नहीं है क्या? क्योंकि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने ये बात बोली थी जब जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए वो पहुंचे थे वहां पर, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी। ये जिन्ना और गन्ना से आगे आप लोग बढ़ेंगे? जायरा जी, और हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। बढ़ना क्या है? 2 एयरपोर्ट लखनऊ और बनारस के अलावा जितने एयरपोर्ट खुले हैं, किसने खोला? किसके शासनकाल में खोला? हम लोगों ने काम किया उस पर। आज हम 5 एक्सप्रेस वे की परिकल्पना कर रहे हैं। आज ये जिस चीज के बारे में कहते हैं कि नहीं ये हमने किया चलिए अच्छी बात है, आपने किया, सोचा होगा, आपने सपना देखा होगा, पूरा तो हमने किया ना। हम आज करने जा रहे हैं। मुझे नहीं कहने में पूरे, हमने गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करना है, हमने कर दिया। कल को हमारी सरकार अगर नहीं आएगी, एक की आ जाए, दूसरे की आ जाए, किसी की आ जाए, तो उसको पूरा करना चाहिए, वो करेगी। ये हर जगह होता है। तो कहने में क्या है? प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए जायरा जी हम लोगों ने काम किया है। और महंगाई की बात मैं बता दूं, जब ये 2015 में थे तो महंगाई दर यहाँ की जो है 17% से ऊपर थी, आज 4.5 है उत्तर प्रदेश की। आज पूरा नहीं, थोड़ा सा एक लाइन और बोल लेने दीजिए। ये लोग 1 लाख करोड़ के आसपास का बजट पेश करते थे, हम 5 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं। 10 लाख करोड़ से ऊपर का नहीं था इनका पूरा जो है अर्थव्यवस्था। आज हमारी 20 लाख करोड़ से ऊपर की अर्थव्यवस्था पहुंची हुई है उत्तर प्रदेश की। किसने किया? हमने किया है, ये इन लोगों ने नहीं किया है। अभी हम शौचालय, अभी हम आवास, इन सबों की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने ये सब बहुत कुछ किया है, तो विकास की भी बात कर रहे हैं। और हर तीसरी चीज जोड़ लीजिए जाए। शौकत अली जी, आप क्या कहेंगे? कितने आज सहमत हैं आप अश्विनी शाही जी की बात से? और जिस तरीके से आप ये कह रहे थे कि किसानों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अमित शाह ने आज ये बात कही है कि 90% गन्ने का भुगतान हुआ है। अश्विनी शाही जी ऐसे डॉक्टर हैं जो गर्मी में रजाई ओढ़कर उस रजाई की खूबियां ठंडी की बताने का काम करते हैं। ये बताते हैं, जब रजाई गर्मी में ओढ़ लेते हैं तो बताने का काम करते हैं कि रजाई ये ठंडियों में कितना आपको असरदार है। इस तरह अश्विनी शाही जी, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार जितने ये दावे कर रहे हैं, जरा धरातल पर जाकर देखिएगा, इनके दावे सब किताबी नजर आएंगे। आज धरातल इतना सुना है कि इनको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान धरने बैठ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बार बार ये लोग कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में महंगाई थी, मैं तो बड़ा पूर्ववर्ती सरकार में 100 रुपए में डीजल और पेट्रोल बिका था। मैं बड़ा देख रहा था, गूगल पे भी हो सकता होता है, मेरे पैदा होने से पहले भी गया होगा, मुझे जानकारी ना हो, इसलिए मैं गूगल खोल के चेक कर रहा था कि मेरे पैदा होने से पहले भी कब 100 रुपए नहीं मिला मुझे गूगल पे भी। इसी तरह इनके दावे सारे किताबी हो गए। धरातल पे आज नौजवान धरने में बैठा हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही, किसान लगातार परेशान होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी चैनल पे आके, टीवी पे आके, मंच पे आके राम राज्य की बात बताने का काम कर रही है। इनसे पूछना चाहिए, अभी इत्र की बात कर रहे हैं, इनसे इनको जानकारी नहीं, अधूरी जानकारी है। महाराज आपकी सरकार ने उस इत्र वाले को छोड़ दिया है, कहा है कि अपना टैक्स जमा करिए और मौज मारिए जाके। महाराज वो आपका ही आदमी था, आपने पैसा लेकर उसको छोड़ने का काम किया। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, कार्यकर्ता है, नेता है और इनका चंदा देने वाला नेता है। जब ये चंदा नहीं ले पाए तब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने लगे। अब चंदा मिल गया है तो उसको आजादी दे दी गई है, सरकार ने आजादी दे दी, चंदा जमा करिए, मौज करिए। कितना काला धन जमा करेंगे? सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का वो पैसा था, जब सामने आ गया तो दूसरे पे दोषारोपण करने लगे। अरे पता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी एक योजना की बात हो रही है। बिल्कुल शौकत अली जी, बिल्कुल वापस आऊंगी मैं आपके पास, मगर फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी। खुदी को आजमाया मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस्ती तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए।
तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूकने की कीमत भी फूकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहाँ जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्सी रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। जब गांव का आदमी आपकी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता अधिकार लेकर, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच, सरकार आपके द्वार। साड़ी मिल रखे लूंगी। बहुत जल्दी का काम हो गया और ये स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े दुकान चला रहा है। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से चुनावों के नजदीक आते ही जो जुबानी जंग है वो तमाम नेताओं की वो तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रही हैं। अश्विनी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज अमित शाह ने लैब की बात करी, LAB, मतलब इसका एक अलग ही उन्होंने मतलब समझाया। लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की उन्होंने सपा और बसपा के ऊपर निशाना साधा है। मैं इससे पहले ABCD की भी वो बात कर रहे थे। मतलब क्या अब नए तरीके से हमें ABCD पढ़नी पड़ेगी और इसका मतलब पढ़ना पड़ेगा? देखिए, इसके तो मतलब जो चल रहा है पिछली सरकारों का जो काम है, कृत्य है, उसको उजागर करने का काम अगर माननीय गृह मंत्री जी कर रहे हैं तो उसमें कोई हमको संदेह नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है, जो बताया है, इन लोगों के कृत्यों को बताया है। अभी आपके सामने यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से शौकत भाई ने बोला, मैं उसको कोई इनके लिए शब्द यूज नहीं करूंगा। मैं इनके अल्प ज्ञान पर थोड़ा सा हंसी भी आई मुझे। आप क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल GST का, आप लोग इतने बड़े चैनल वाले हैं, आपने टीम से कहिए, इनको बताए और आप भी बताइए कि डायरेक्टर जनरल ने क्या अभी एक बयान दिया है। कोई नहीं छोड़ा जाएगा, किसी राशि पर टैक्स नहीं लगाई जाएगी, ये 52 करोड़ का जो है ये अफवाह फैलाई गई है, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, कोई नहीं छोड़ा गया। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने महंगाई पर बात की। मैं अभी आपको भी इसको भी कहता हूँ, डेट याद कीजिए, 1 जनवरी 2014, 1241 रुपए का गैस सिलेंडर था या नहीं था, ये सब जगह गूगल पर उपलब्ध है, हर साल का चार्ट उपलब्ध है, ये भी देख ले। इनका झूठ हो जाएगा साहब, आप अपनी टीम से कहिए। दूसरी बात, मैं डीजल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। आज हम लोग उसी गन्ने से डीजल का और पेट्रोल में हम मिलाकर लेकर आ रहे हैं। फ्लैक्सी इंजन हम लेकर आ रहे हैं, जो 2022 से फ्लैक्सी इंजन चलेगा। गाड़ियों में फ्लैक्सी इंजन हम लेकर आ रहे हैं और वो गाड़ियां 2022 से चलेंगी। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाकर काम किया है। और देखिए पटेल भाई, सुनिए, अकेले अकेले बोलेंगे तो सब लोग सुनेंगे। फ्लैक्सी इंजन हम चला रहे हैं। और उसके बाद बता रहा हूँ, 2004 में आई सरकार मनमोहन सिंह जी की, UPA की, आप भी साझेदार थे। उसके पहले माननीय अटल जी की सरकार थी। आप याद कीजिएगा कितने पर वो देकर गए थे डीजल और पेट्रोल। और 2004 के बाद जब आपकी मनमोहन सिंह की सरकार आई तो कितना हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उस समय से और इस समय तक महंगाई भी बढ़ी है। इस चीज की DA महंगाई मतलब DA, आप लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो लोग करते हैं उनका DA भी उत्तर प्रदेश में 2200 रुपया मानदेय बढ़ाया गया। उसके पहले केंद्र सरकार ने DA बढ़ाया। तो सब जगह हम लोग चतुर्थी काम कर रहे हैं। और एक बार जहरा जी छूट गया था हमसे पहले ओपनिंग रिमार्क में, उसको भी मैं पूरा कर लूं कि हम लोग इस विकास, इस पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ हम अपने धार्मिक स्थलों के अनुरक्षण का भी काम कर रहे हैं और सीना ठोक कर रहे हैं कि हम करेंगे। क्योंकि बाबर के समय से जो मस्जिद बनाई गई थी, कांग्रेस
चलिए ठीक है, लेकिन मेरी याद से तो ऐसा नहीं पड़ता है 2014 में के करीब था इतना। तो आरती क्या प्रमाण चाहिए ना, लिखित को प्रमाण क्या पूरे देश में हर जगह गूगल आजकल सबसे बेहतर है। आप बोलिए गूगल पे ढूंढिए, हम आपको बात कर रहे हैं, आप बोलिए। चलिए ठीक है, शौकत अली जी को जवाब देना चाह रहे हैं, आपको कह सकते हैं शौकत अली जी। देखिए गूगल पे कुछ जानकारी और भी उपलब्ध हो गई है कि 99 साल के भारत लीज पे है, तमाम इसी तरीके की जानकारी है। लोग भ्रम फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज इनसे पूछती है कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है, ये बताइए। हम लोग अभी इनसे पूछ रहे थे, अभी मैं एक चैनल पे डिबेट पे था, मैंने पूछा कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही, महाराज आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, वो बताने का काम करिए। उत्तर प्रदेश के तमाम प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बता दिए। हमने कहा कि हाँ 108 से लेकर 102 तमाम व्यवस्था हम लोग छोड़कर गए थे, उनकी व्यवस्था उनके हालात कैसे वो बताने को उत्तर प्रदेश को काम करिए। आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था वो बताने का काम करिए। डॉक्टर कितने उपलब्ध है वो बताने का काम करिए। निर्वाचन आयोग भी आपको कह रहा है कि आप कोविड नियमों के पालन करिएगा। आप बड़ी बड़ी रैली करने का काम कर रहे हैं, नियम क्या कर रहे हैं वो बताने का काम आज नहीं कर रहे हैं। अभी आज की मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ। आज एक जगह एक बैठक हुई, उत्तर प्रदेश के मंत्री बैठक कर रही है, चैनल वालों ने क्या किया, उनकी मोटर निकली तो मंत्री जी उस चैनल वाले पे भड़क उठे कि आपने तस्वीर कैसे खींच। आज का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का उदाहरण है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो नियम का पालन तो नहीं कर रहे लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कम से कम सही कर दें, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए। उत्तर प्रदेश की जनता इससे पूछती है कि आप अपने लिए कुछ करिए या न करिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ करे या न करे, लेकिन हमारे लिए जो हमारे टैक्स के पैसे हैं उससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था तो सही कर दे। कल आपके ये बयान हमें न सुनने को मिले, जिनको अति आवश्यकता हो वो जाके ऑक्सीजन ले। इस तरह के बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चलना है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता समय नहीं है मेरे पास, बहुत संक्षिप्त में अश्विनी जी अपनी बात रख सकते हैं। कह जी हम उत्तर प्रदेश को माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है। रही मेडिकल की बात, हम लोगों ने पूरे देश में अभी नीति आयोग का जिक्र नहीं किया। हमारे भाई ने ये इंडेक्स कितना ऊपर बताया, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुधार को सबसे बेहतर बताया, WHO ने बताया है। उसके बाद भी अगर ये लोग अनर्गल प्रयास कर रहे हैं तो ये करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 12:40 की बात है जाया जी, डिबेट खत्म होते ही आपके पास में भेज रहा हूँ और देखने के बाद मुझे बताइएगा जरूर 12:40 था या नहीं। इंतजार रहेगा, बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। हमने जिस तरीके से आपको बताया लगातार जो जुबानी जंग तमाम नेताओं की तेज होती जा रही है चुनावों के मद्देनजर, और चुनावों के बाद ये देखना होगा कि आखिर कौन कामयाब होता है और जनता किसका साथ देती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। 2017 से पहले कर्ज की बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल, फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है, फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे, 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई, फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था 2 घंटे, 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे, फर्क साफ है। बात जब खबरों की तो सिर्फ बापू से विश्लेषण नहीं जाना है, देश की बात जिंदगी को उसी के घर में टकराना है, उसकी झूठ देश को सामने ले जाना है, देश की बात इसके इशारे पर लग रहे हैं नारे, ये जनता की आवाज, खबरों का पूरा सच है, देश की बात। 130 करोड़ का देश है, बात तो होगी ही। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूँ आपके सामने राजश्री।
उस महान इंसान का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। बढ़ते कोरोना की वजह से चुनाव टालने की मांग, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर मंच देने के लिए रुद्रप्रयाग में ग्रामीण युवा महोत्सव का किया गया आयोजन। विधायक भरत चौधरी ने किया महोत्सव में प्रतिभाग। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विश्वविख्यात तुंगनाथ घाटी सैलानियों से गुलजार होने लगी है। तुंगनाथ घाटी में सैकड़ों विश्वविख्यात तुंगनाथ घाटी सैलानी पहुंचे।